पापा ने हमेशा की तरह अपनी बात एक फरमान की तरह सुना दी और तीर की तरह बाहर निकल गए थे। उनके फरमान के अनुसार उनके बड़े भाई यानी ताऊ जी की एक दोस्त की बेटी हमारे यहाँ रहने आ रही थी। उसकी यहाँ एक कंपनी में नौकरी लगी थी और कंपनी वाले उसे क्वार्टर दे तब तक वो हमारे यहाँ रहने वाली थी। मेरे लिए पूरे फरमान में से महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुझे अपना एक कमरा उसके लिए खाली करना था और मम्मी के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि लड़की विधवा थी। मेरे दोनों कमरे बिल्कुल पास पास और एक जैसे ही थे। एक में मैं अपने ऑफिस की फाइलें और किताबें वगैरह रखता था, पढ़ने लिखने का सारा काम मैं वहीं करता था, और दूसरा मेरा बेडरूम था। मैंने बेडरूम अपने पास ही रखने का निश्चय किया और फाइलें किताबें वगैरह सब वहाँ लाकर एक कमरा खाली कर दिया। गंगा अगले ही दिन आ गई थी। वह मेरी हम उम्र ही थी। एक बारगी उसे देखते ही चेहरा परिचित सा लगा था, मानो ये आंखें और बाल कहीं देख रखे हैं। पर उससे बात करने पर शीघ्र ही मेरा यह भ्रम दूर हो गया, क्योंकि हमारी यह पहली मुलाकात थी। गंगा ने न केवल बहुत जल्दी अपना कमरा जमा लिया, बल्कि घर वालों के दिलों में भी अपने लिए जगह बना ली। वह वाकई बहुत संस्कारी व मधुर स्वभाव की लड़की थी। बातों ही बातों में मैं जान गया था कि वह व्यावसायिक रूप से भी बहुत कुशल थी। मम्मी को उसका विधवा होते हुए भी पाश्चात्य लिबास पहनना अखरा था, लेकिन उसने बातों बातों में मम्मी के मन से यह फांस भी निकाल दी थी। गंगा ने बताया कि पहले वह साड़ी और सूट ही पहनती थी, पर उसके साथ बिंदी चूड़ी का अभाव तुरंत ही उसके विधवा होने का प्रमाण प्रस्तुत कर जाता, और न चाहते हुए भी उसे लोगों की आंखों में अपने लिए सहानुभूति और बेचारगी के भाव देखने पड़ते थे, जो उस जैसी स्वाभिमानी युवती को कतई गवारा नहीं था। इसलिए उसने पाश्चात्य परिधान पहनने आरंभ कर दिए थे। कम उम्र में इतने बड़े अनुभवों ने उसे ज़िंदगी के कई बड़े छोटे-बड़े सबक सिखाकर परिपक्व बना दिया था। हम उसकी भावनाएँ समझते थे, इसलिए घर में कोई भी उसके विगत के घाव नहीं कुरेदता था। उसे सम्मान देते-देते मैं शायद मन ही मन कहीं उसे चाहने भी लगा था। मम्मी और गंगा की नज़रें ये चाहत के भाव पढ़ चुकी थी, और इससे अपनी असहमति भी वे समय-समय पर ज़ाहिर कर देती थी। मसलन गंगा की मौजूदगी में ही मम्मी मेरी शादी का ज़िक्र छेड़ देती थी। अब तो घर में बहू आ ही जानी चाहिए। हमारे पास नामी-गिरामी घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। बेटी, तू ही इसे समझा कि समय रहते उनमें से कोई चुन ले, और हाँ, तेरी जान-पहचान में भी कोई अ, सुमित के लायक हो तो हमें ज़रूर बताना। गंगा इस कटु सत्य से परिचित थी कि घर की मालकिन की नज़रों में वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मगर उसका विधवा होना उसके सिर पर ऐसा बदनुमा दाग है जिसे वे उसे कभी इस घर की बहू नहीं स्वीकारेगी। इसलिए वह हमेशा मर्यादा की सीमा रेखा में ही बनी रही थी। मैं चाहकर भी उस सीमा रेखा को लांघने का साहस नहीं कर पाता था। उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने को ही था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं छाता लेने वापस कमरे की ओर गया तो ध्यान बरबस ही गंगा के कमरे की ओर चला गया। वह ऑफिस निकल चुकी थी और बालकनी में सुखाए उसके कपड़े भीग रहे थे। हम दोनों भले ही कितना ही भी घुल मिल गए थे, पर एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे। मेरे पाँव अनायास ही उसके कमरे में से होते हुए उसकी बालकनी में पहुंच गए। मैंने फटाफट सारे कपड़े उठाए और उसके कमरे में लाकर फैलाने लगा। उस उपकरण में तकिया हटाया तो उसके नीचे दबे कुछ पन्ने स्वतः ही फड़फड़ाकर उड़ने लगे। उन्हें झुककर उठाने लगा तो लगा बिजली के नंगे तार से छू गया हूँ। पास रखी कुर्सी पकड़ न ली होती तो गिर ही जाता। वे खत थे, मेरे अपने हाथों से लिखे गए खत। ये खत इस लड़की के पास कहाँ से आए? मुझसे ये तो मुझसे कुणाल ने लिखवाए थे, अपनी मंगेतर के लिए। अपनी मंगेतर मतलब गंगा कुणाल की विधवा है। कुणाल अब इस दुनिया में नहीं है। ओ नो! मैंने कांपते हाथों से खत वापस तकिए के नीचे दबा दिए। मैं अपने चकराते सिर को थामे बाहर निकल आया था। घर से ऑफिस तक के रास्ते में विगत का घटनाक्रम तेजी से मेरी आंखों के सम्मुख सिनेमाई रील की भांति घूमता रहा। कुणाल और मैं कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वह काम चलाऊ नंबरों से पास हो जाता था। अंतिम वर्ष की पढ़ाई खत्म होने को थी, तभी उसका रिश्ता कहीं पक्का हो गया था। इतनी भी क्या जल्दी है यार, मैंने उसे छेड़ा था। लड़की के माता पिता नहीं है और चाचा जल्दी शादी कर निपटाना चाहते हैं, कुणाल ने स्पष्ट किया था। वैसे इतना तो मैंने भी मन ही मन अनुमान लगा लिया था कि कोई मजबूरी में ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, क्योंकि कुणाल की तो अभी नौकरी भी नहीं लगी थी, जबकि मेरा कैंपस इंटरव्यू में चयन हो गया था। एक दिन कुणाल थोड़ा मायूस
सा मेरे पास आया था। उसे अपनी मंगेतर को प्रभावित करने के लिए एक खूबसूरत सा प्रेम पत्र लिखना था। इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी, मैंने फिर उसे छेड़ा था। लड़की अच्छी पढ़ी-लिखी और सुंदर है, नौकरी भी लग गई है यार। मुझ में बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कुछ तो मुझ में भी हो जिससे वह मेरी ओर खींचे। उसकी तारीफ में श्रृंगार और प्रेम रस से परिपूर्ण एक तड़कता-भड़कता सा खत लिख डाल, जिसे पढ़ते ही वह मेरे प्रेम सागर में गोते लगाने लगे। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है और वैसे भी यह काम तुझे ही करना चाहिए। मैंने सफाई से हाथ झाड़ना चाहा था, लेकिन कुणाल इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाला नहीं था। तू मेरा पक्का दोस्त है, मेरी कमजोरियां से वाकिफ है, जानता है पढ़ाई-लिखाई में मेरा हाथ वैसे ही तंग है। तू यह काम बखूबी कर सकता है, इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। रही बात उसे देखने की, तो मैंने देखा मतलब तूने भी देख लिया। मैं तुझे बताऊँगी बताऊँगा उसकी आँखें, बाल कितने सुंदर है। तू बस उस वर्णन को कविता की लड़ियों में पिरोते जाना। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त की भी कोई इमेज बने? कुणाल इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया, तो मैंने घुटने टेक दिए। उसके बताए वर्णन के अनुसार एक भावपूर्ण प्रेम रस से भरा खत लिखकर उसे दे दिया था। इसे कम से कम अपनी हस्तलिपि में तो उतार लेना। मेरा क्या दिमाग खराब है जो इतने मोती जैसे अक्षरों को ठुकरा कर अपनी मक्खी की टांग जैसी राइटिंग में खत उतार कर भेजूंगा। कुणाल ने खत समेटते हुए अपनी जेब में डाल लिया था। अब ये तू मरवाएगा यार, नहीं पकड़ा कभी पकड़ा गया तो तेरे साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी दोस्ती के लिए थोड़ा पीटना भी पीटे भी तो पीटना भी पड़े तो क्या है। वह हंसता हुआ खत लेकर रफ्फू चक्कर हो गया था, पर थोड़े ही दिनों बाद फिर हाजिर था अगला खत लिखवाने की गुजारिश लेकर। मैं साफ मुकर गया था, पर उसके उसके तर्क बड़े अजीब थे। एक खत ने ही जादू कर दिया है उस पर, देख क्या जवाब आया है। उसने होने वाली बीवी का खत मेरे सामने खोल कर रख दिया, पर मैंने तुरंत नज़रें घुमा ली थी। प्लीज़ यार, मैं यह सब नहीं कर सकता। अच्छा इसे मत पढ़, मैं तुझे ऐसे ही बता देता हूँ। उसने लिखा है कि वह सच बोलना पसंद करती है, और सच यह है कि अभी तक मुझे लेकर उस व्यक्ति के दिल में कोई कोमल भावना नहीं थी, पर अब यह खत पढ़ने के बाद उसके दिल में मेरे प्रति प्यार अंगड़ाइयाँ लेने लगा है। उन मोती जैसे अक्षरों में छुपे मेरे दिल के उद्वारों ने उसे अभिभूत कर दिया है। वह पत्र लेखन की इस श्रृंखला को जारी रखना चाहती है। वह देर तक हाथ जोड़े मेरी चिरौरी करता रहा। मैं उसकी गृहस्थी बसने से पहले ही न उजाड़ दूँ, ऐसी मिन्नतें करता रहा। मजबूरन मुझे फिर उसके लिए पत्र लिखना पड़ा। 4-5 पत्र मजबूरन लिखते हुए मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं खुद ही इसमें रुचि लेने लगा हूँ। हर खत के जवाब की शायद उससे ज़्यादा मैं बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा हूँ। मेरी कल्पना में मेरी कविता साकार होने लगी थी, और मैं भावों में डूबता उतरता उसके लिए लिखता चला गया था। 25 पन्नों की इस श्रृंखला कुणाल के विवाह के साथ ही थमी थी। कई दिनों तक वो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता था। मैंने भी नई-नई नौकरी ज्वाइन की थी, इसलिए उसकी शादी में भी नहीं जा पाया, और फिर कुणाल भी दूसरे शहर नौकरी करने चला गया था, तो बस पत्रों के साथ ही दोस्ती का सिलसिला भी रुक गया था। आज मुझे समझ आया, पहले कभी न मिले होने पर भी पहली ही मुलाकात में मुझे गंगा का चेहरा इतना परिचित और अपना सा क्यों लगा था। गंगा के प्रति मेरी चाहत और भी बढ़ गई थी। क्या मुझे उसे यह सब कुछ बता देना चाहिए? क्या मम्मी कभी इस रिश्ते के लिए राजी होगी? मैं अभी इस उधेड़ बुन में निकला भी नहीं था कि सिर पर एक और संकट मंडरा उठा। पापा एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। 1 सप्ताह अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वे चल बसे। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। गृहस्थी के रथ को कंधा लगाने का प्रयास करते मेरे कंधे पर पूरे रथ की कमान ही आ पड़ी थी। मम्मी को संभालने के प्रयास में मेरे कंधे स्वतः ही मजबूत होते चले गए, और इस प्रक्रिया में मेरे कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया गंगा ने। जिस अपनेपन, समझदारी और जिम्मेदारी से उसने मुझे और मम्मी को संभाला, हम उसके मुरीद हो गए थे। 15 दिन खत्म होते होते लगभग सभी नाते रिश्तेदार रवाना हो चुके थे। अब गंगा ने बताया कि उसे क्वार्टर मिले 15-20 दिन हो चुके हैं। अब हमें और कष्ट न देकर जाना चाहती है। यह सुनकर मम्मी से रहा न गया। वे उससे वहीं रुक जाने की मिन्नतें करने लगी। मैं भी कातर नज़रों से उसे ही ताक रहा था। गंगा को पिघलना पड़ा। वह कुछ दिन और रुकने को तैयार हो गई। वक्त के साथ विधवा को लेकर मम्मी की धारणा बदलती चली गई। गंगा हर वक्त चट्टान की तरह उसके साथ बनी
उनका मनोबल बनाए रखती। मम्मी का फिर से मुझ पर शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा था। हाँ, उनके सुर अवश्य कुछ बदल गए थे। तू जिस लड़की को चाहता है उसी से ब्याह कर ले, पर शीघ्र कर ले। मैं अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। एक दिन मौका पाकर गंगा ने भी मेरी क्लास ले ली। तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करते? आंटी बेचारी की कब से इच्छा है। ऐसे बिना जाने पहचाने कैसे किसी के साथ जीवन भर के लिए बंधा जा सकता है। मुझे तो विवाह की यह रीत ही समझ नहीं आती। देखते सुनते में जितना अजीब लगता है, असल में वैसा है नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब कुणाल से रिश्ता तय हुआ, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी तरह ही सोचती थी कि कैसा एक अनजान इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी काटूँगी। फिर पता है क्या हुआ? हमारे बीच खतों का कुछ ऐसा सिलसिला चल निकला कि बिना मिले ही हम एक-दूसरे को इतना समझने चाहने लगे जैसे पिछले कई जन्मों से एक-दूसरे को जानते हो सच। उसके खत इतने भावपूर्ण और उन्मादी होते थे कि पढ़कर एक नशा-सा छाने लगता था। शादी के बाद मैंने 1-2 बार उसे छेड़ा भी कि अब वह वैसे रसपूर्ण खत नहीं लिखता। तुम सामने तो हो, किसे लिखे? वह तुनक कर बोला था, अच्छा वैसी मीठी बातें बोल ही दिया करो। तुम्हें मेरे पास प्यार पर भरोसा नहीं है गंगा। हर चीज़ कहकर या लिखकर ही बतानी पड़ती। प्यार के उस अतरंग पल्लू में भी वह गुस्सा हो उठा तो मैं घबरा गई थी। फिर कभी उन खतों के बारे में बात करने का साहस नहीं हुआ था। पर सच आज भी कभी-कभी दिल करता है कि कोई वैसे ही प्यार भरे खत लिखे। मुझे एकटक खुद को घूरता पाकर गंगा को एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई थी। आंटी की दवा का टाइम हो रहा है। वो वहाँ से खिसक ली थी। 2 दिन बाद ही गंगा की ऑफिस टेबल पर एक व्यक्तिगत पत्र पड़ा था। पत्र खत्म करते-करते उसके पसीने छूटने लगे थे। उसने इधर-उधर चोर नज़रों से देखा। कमरे में कुणाल का भूत तो नहीं है? पत्र की तारीख चेक की। कहीं 4 साल पहले का खत डाक विभाग की मेहरबानी से अब मिला हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही प्रेम में पगे मोती जैसी हस्तलिपि में उकेरे अक्षर मानो वही प्रेम पत्रों की श्रृंखला की अगली कड़ी हो। मानता हूँ मुझसे गलती हुई, जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो। मैं पश्चाताप के लिए तैयार हूँ। चाहो तो सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही खत लिखने की सज़ा दे सकती हो। अचानक गंगा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने घड़ी देखी, सुमित अभी घर पर नहीं आया होगा। उसने तेज़ी से अपनी फाइलें और पत्र समेटे और टैक्सी लेकर घर की ओर दौड़ पड़ी। उसने कमरे में जाकर उसने पहले कुणाल के पत्र बटोरे, फिर आज मिले उस गुमनाम खत से उसका मिलान करते हुए वह सुमित की स्टडी टेबल पर जा पहुंची और वहां रखे कागजों को उलटते-पलटने लगी। तुम्हारा शक सही है गंगा, पहले वाले खत भी मैंने ही लिखे थे और यह आज वाला खत भी मैंने ही लिखा है। अपने कमरे में पहुंच मैं निढाल सा कुर्सी पर पसर गया था और विगत का सारा सच उसके सम्मुख बयान कर दिया था। उस बारिश वाले दिन तुम्हारे कमरे में ये खत पाकर मैं भी हैरान रह गया था। तुमसे बात करके तभी सब कुछ बता देना चाहता था, पर तभी पापा का एक्सीडेंट और फिर वो सब कुछ। मुझे रुकना पड़ा क्योंकि सामने गंगा फपक-फपक कर रो रही थी। तुम्हें मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं था। वह बिलख उठी थी। मानता हूँ मुझसे गलती हुई, जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो। मैं पश्चाताप के लिए तैयार हूँ। चाहो तो सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे खत लिखने की सज़ा दे सकती हो। मैं खुशी-खुशी भुगतने को तैयार हूँ। बोलो यह हक दोगी मुझे? एकाएक गंगा की रुआई थम गई थी। अब उसकी नज़रें मानो मेरे चेहरे पर एकटक जम सी गई थी। शायद अब एक पत्रों ने उफनता प्यार का समंदर उसे मेरी आँखों में भी लहराता नज़र आने लगा था। गंगा के चेहरे पर उभर रही हया की लाली पल प्रतिपल गुजरती जा रही थी। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब